नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और मैं हूं आनंद और आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों, इस समय परीक्षा का दौर है और परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। अभी पीसीएस की परीक्षा होने वाली 11 अक्टूबर को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई में जी जान से डटे हुए होंगे, जुटे हुए होंगे और कोई भी समय अपना जाया नहीं कर रहे होंगे। तो बिना किसी समय का आपको जाया किए हुए मैं आपको आपके अगले टॉपिक पे जोड़ना चाहूँगा। और आज का टॉपिक जो शुरू होगा, जलवायु। कल हमने पढ़ा लिया था जलवायु में, आपने सारी वीडियो को देखा, लेक्चर को सुना था और उससे संबंधित फिर अगली क्रम में बढ़ेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक होगा वो नदी तंत्र है। नदी तंत्र, नदी तंत्र जिसको अपवाह तंत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये भारत के ज्योग्राफिकल मैप में आप हमेशा देखे होंगे, नदी के प्रवाह को देखे होंगे, पर कभी कभी आप उसको समझ नहीं पाते हैं या तो वो चीज़ें दिमाग में आ नहीं पाती हैं। तो एक बार वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कौन सा डैम कहाँ बना है, कौन से प्रोजेक्ट इस समय किस चल रहे हैं, नदी जोड़ो परियोजना इस समय चल रही हैं, वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होंगी। तो आइए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नदी तंत्र जिसको अपवाह तंत्र भी कहते हैं, एक्चुअली में अपवाह तंत्र को पहले समझा जाए कि ये होता क्या चीज़ है। अपवाह तंत्र नदी के जो जाल होते हैं, नदियाँ, कई सारी नदियाँ, नदी के जाल को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि कई सारी नदियाँ जब आपस में समकोण पे, तिरछे रूप में या अन्य तरीके से जुड़ते हुए, उसकी सहायक नदियाँ जो जुड़ती हैं मुख्य नदी से और जाके समुद्र में मिलती हैं, तो उसके प्रारंभिक बिंदु से लेकर और उसके गिरने तक में जो भी सहायक नदी उससे जुड़ती हुई चली जाती है, ये सारा जो प्रतिरूप बनता है उसको हम अपवाह प्रतिरूप या अपवाह तंत्र कहते हैं। ये नदी का जाल होता है। इसमें क्या होता है, एक मुख्य नदी होगी और सहायक नदियाँ इससे आके जुड़ती हुई चली जाएंगी। ये पॉइंट होगा उसका जहाँ से ये नदियाँ निकलेंगी ग्लेशियर से, और ये नदियाँ कहीं जाके गिरती हैं समुद्र में। तो इस तरह के पूरे जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं और आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल मैप को लेकर। दोस्तों, बिना मैप की चीज़ें समझ तो आ जाती हैं पर वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह पाती हैं और फिर हमें आगे वो चीज़ें भूल जाती हैं। जब एक बार मैप हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो वो चीज़ें भूलने की जो प्रायोरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक दो बार देखने के बाद चीज़ें फिर से दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, एक मैप लेते हैं हम भारत का। मैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें समझने के लिए मैप की ही आवश्यकता पड़ती है। और चूँकि हम पढ़ रहे हैं भारत को, इसलिए भारत को मैप लेना आवश्यक है। इस तरह से ये जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है ये, और यहाँ से ये इंडिया का नक्शा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी अगर आप बराबर वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको समझने के बाद उस वीडियो पर जाइए और इसको देखिए, तो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने पिछली वीडियो में समझाया है। दोस्तों, इधर हमने आपको बताया था कि ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। इधर जो है अरब सागर है, अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्योंकि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, इसलिए क्योंकि ये 3 तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है जो इसकी जलवायु में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और तिब्बत का पठार जो हमने बताया था कि जो उत्तर ध्रुव से आने वाली जो पवने हैं, ठंडी पवने, उससे हमारी रक्षा करता है ये हिमालय का।
तिब्बत के पठार से आती है, तो हिमालय हमारी रक्षा करता है। तो ये एक भिन्न तरह की जलवायु देता है, जिससे ये सारी चीज़ें यहाँ के कंडीशनल जियोग्राफिकल स्टेटस और इसकी कृषि उद्योग इन सबको प्रभावित करती हैं। नदियों के क्रम में हमें यह देखना है कि कौन सी नदी निकलती कहाँ से है, और उसके अपवाह का जो प्रतिरूप है, जो नदी का रूप है कि चलती किधर से है, वो देखना है। तो इसको अगर हम दो डिवाइड करेंगे, नदियों को अगर हम दो डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम पढ़ने के क्रम में कि किस तरह से हमें पढ़ना है, तो एक इसमें आता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालय से जो नदी निकलेगी, और दूसरी जो होगी इसके प्रायद्वीपीय भाग से निकलेंगी। ये इसकी संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है आपका, ये पूरा हिस्सा हमने बताया था, ये हिमालय है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है पूरा। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय से भारत से निकलने वाली नदियाँ, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, वो कौन कौन सी हैं। अगर एक डिविजुअल ये भी करें कि नदियों के गिरने के क्रम में अगर नदियों को बांटें, तो कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यहाँ पे है आपका कच्छ का रण हो जाता है, और ये वाला हिस्सा जो है खंभात की खाड़ी है। ये कच्छ का रण है, खंभात की खाड़ी है। कुछ नदियाँ जो यहाँ पे भी आके गिरती हैं वो होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो देखते हैं हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। क्योंकि हिमालय जो है ऊंचाई पे स्थित है, हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, वो बहुत सारे वहाँ हिम ग्लेशियर हैं। जब वो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें वहाँ पे पड़ती हैं तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं, और वो एक जो क्रम है ढलान के रूप में उससे बहते हुए नदियाँ अपना रास्ता चुनती हैं। कुछ नदियाँ हिमालय के बनने के क्रम से भी पहले बहती थीं, और कुछ नदियाँ जो हिमालय से बहनी स्टार्ट हुई, जो इसके ग्लेशियरों के पिघलने से हुई, और कुछ जो नदियाँ हैं वो जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उसमें आप गंगा पढ़ेंगे, गंगा का प्रतिरूप, यमुना का, गंगा यमुना ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। कुछ नदियां यहाँ जो ग्लेशियर है तिब्बत के पास में वो भी हिमालय के ही पार्ट है, जिसमें चेमयांगडुंग ग्लेशियर और मानसरोवर झील के पास से कुछ नदियां निकलती हैं, वो भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये सारी नदियाँ जो है गंगा से निकल रही हैं, हिमालय से निकलने वाली हैं, और प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिसमें आपका हुआ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो दोस्तों जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, हमने क्या बताया कि ग्लेशियरों के पिघलने से वो नदियाँ निकलती हैं, वो हिमालय की नदियाँ हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। अगर हम गिरने के क्रम में देखें तो बताएं कि कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनसे भी हम उसका डिविजुअल कर लेते हैं, बांट लेते हैं नदियों के बहने के क्रम में। आइए हम हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी चर्चा करते हैं। हिमालय चूँकि काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे हैं। ग्लेशियर जब वो पिघलेंगे तो कुछ जो प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलेंगी उनकी एक चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हिमालय के बनने से पहले ये नदियाँ बहती थीं। सिंधु नदी का जो अपवाह है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है और लास्ट में अरब सागर में जाके वो नदी गिरती है। तो सिंधु नदी के अपवाह की बात करते हैं हम। आइए, सिंधु नदी जो है, जो एक तिब्बत के क्षेत्र है, वहाँ पे मानसरोवर है, और जो यहाँ पे जो ग्लेशियर पाया जाता है उन ग्लेशियरों से निकलती हैं, और तिब्बत के पठार से होते हुए
ये कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, तिब्बत के पठार के कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल रही हैं नदियाँ, जो किधर जा रही हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ये नदियाँ जो हैं जब यहाँ भारत में प्रवेश करती हैं तो इधर बाएं साइड से इधर इसके एक नदी, इनकी कुछ सहायक नदियाँ इनसे जुड़ती हैं। गिलगित है जैसे दाहिने साइड से जुड़ेगी। ये नदियाँ जो पर्वत श्रेणियाँ उनको काटते हुए और पाकिस्तान के पोटवार पठार जो होता है वहाँ इंटर करेंगी। पोटवार पठार में, पोटवार जो रेंज होता है पोटवार, और उससे होते हुए जो यहाँ पे है पाकिस्तान का जो एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है। तो पाकिस्तान में कराची एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का जगह है कराची। तो कराची के पूर्व साइड में ये नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ जिसको आप सुनेंगे पंचदोआब वो क्षेत्र होता है। तो ये सारी नदियाँ यहाँ से बहती हैं। तो सिंधु जो है ये हमारे जो तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ पर जो ग्लेशियर है वहाँ से निकली हैं और पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। और सतलज भी यहाँ से निकलती है और ये कुछ इस तरह से होते हुए सिंधु नदी में आके मिलती हैं। ये हमारी सतलज है। ये दो नदियाँ जो हैं इनका जो उत्पत्ति होता है ये भारत में नहीं है। ये दोनों नदियाँ पहले भी बहती थीं। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत का हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी यहाँ पे। तो आइए अगली जो नदी है उसकी हम बात करते हैं, झेलम नदी। झेलम, चेनाब, यह है चेनाब, रावी और व्यास नदी जो है व्यास कुंड से निकलते हुए सतलज में, उसकी सतलज की सहायक नदी बनकर उससे जुड़ती है सतलज नदी से। और ये सारी नदियाँ जो हैं, ये सारी नदियाँ आके सिंधु नदी में जुड़ जाएंगी। तो ये पूरा जो रेंज होता है ये सिंधु का प्रवाह है जो ग्लेशियर से यहाँ से निकलने के बाद और अरब सागर में आके मिलती हैं, जिसमें क्रम है झेलम, चेनाब, रावी, ये व्यास और ये हमने बताया सतलज। व्यास कहाँ से निकलती हैं? व्यास निकलनी है व्यास कुंड से। सतलज नदी की हम अगर बात करें तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पाया जाता है, उससे ये एंट्री करती है। सिपकिला दर्रा है, उस सिपकिला दर्रा ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये नदी पंजाब के पास से होते हुए बहती है, जहाँ पे इस पर एक डैम भी आप लोग सुने होंगे, भाखड़ा नंबल डैम, जो इस पर ही बना है सतलज नदी पे। अभी प्रेजेंट टाइम में समीक्षा अधिकारी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक दिया था कि ये डैम या बांध कहाँ पे बना है, तो उसका आंसर झेलम नदी था। ये सारी नदियाँ जो क्रम में है इनको हम पंचदोआब कहते हैं, क्योंकि नाम से ही लग रहा, देखने से ही कि 5 नदियाँ एक दूसरे से आके मिल रही हैं। इनका जो क्षेत्र है वो पंचदोआब का क्षेत्र है। कभी कभी पूछता है कि चेनाब और रावी के बीच में जो है वो कौन सा दोआब है, रावी व्यास के बीच में, व्यास और सतलज के बीच में विष्ट दोआब, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये नदियों का क्रम अगर आप अपवाह देखेंगे तो उससे आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन कौन से दोआब के बीच में नदियाँ कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं। ये सारी नदियाँ आके अरब सागर में गिर रही हैं। हमने बताया कि कराची के पूर्व में ये सारी नदियाँ अरब सागर में मिलेंगी। ये तो हुआ सिंधु नदी की चर्चा। इस पे सिंधु नदी के पे एक विवाद हुआ था पाकिस्तान से 1960 में, जिसको सिंधु जल समझौता के द्वारा किया गया। तो सर ये दिखाई दे रहा है यहाँ के एरिया? ओके दोस्तों, आगे हम सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में ये था क्या, ये जल्दी समझ में नहीं आता। और कभी कभी पेपर में, न्यूज़पेपर में आप अक्सर सुनेंगे कि सिंधु नदी जल विवाद, या भारत और पाकिस्तान में जब भी कोई क्लैश होता है या विवाद होता है
तो इन नदियों को रोकने की बात होने लगती है कि हम उनका प्रवाह रोका जाएगा। उन्होंने कुछ उधर डैम बना के रोकना शुरू कर दिया। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी से भी विवाद चलता है, तीस्ता से बांग्लादेश का है, ब्रह्मपुत्र से चाइना के, इस तरह से विवाद रहते हैं। ये एक आम सी बात है कि जो भी पड़ोसी देश है उनसे ये कुछ थोड़ा बहुत विवाद होते हैं। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ये विवाद एक्चुअली था क्या? क्योंकि सिंधु नदी भारत से उत्पन्न नहीं हो रही है, तो भारत से जो उत्पन्न नहीं हो रही है तो ये इसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है सिंधु का, ये भारत में इनके बहाने का देख रहे हैं आप कि भारत में इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर रही है पाकिस्तान रेंज में। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये नदी जो है सिंधु नदी हमारे क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इसका अफवाह है, तो इस पर हमारा क्या नाम नियंत्रण ज़्यादा होगा, हम इसका यूज करेंगे, भारत को यूज करने नहीं देंगे। ये मैटर विश्व नदी जल समझौते में गया। वहाँ पे जो समझौते होते हैं विश्व के सामने, तो वहाँ पे जो लोग सलाह, इन लोग की जो मीटिंग हुई, उसके बाद ये डिसीजन निकला कि जो नदियाँ, चाहे 3 नदियों को डिवाइड किया गया इस तरह से कि सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का जो अफवाह है इस पे जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को 80% दिया गया और भारत को 20% का इस पे अधिकार दिया गया नियंत्रण का। तो 3 नदियों का नियंत्रण जो हुआ, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। रावी, ब्यास और सतलज, इसका नियंत्रण भारत को दिया गया। क्योंकि ये नदियाँ सतलज, ब्यास और रावी ये भारत में काफ़ी दूरी तय करती हैं, इनका अपवाह तंत्र भी बहुत ज़्यादा है, इसके आधार पे इनका नियंत्रण भारत को दिया गया। तो ऊपर की तीनों नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के नियंत्रण में, पाकिस्तान इसका 80% यूज करेगा इन नदी का, और 20% जो होगा वो भारत को यूज करने के लिए कहा गया। रावी, व्यास और सतलज को में भारत का इसका नियंत्रण होगा। भारत पे 80% इस पर डैम, जो भी इसके परियोजना है वो सब कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। सतलज नदी का जो इस पर भाखड़ा नंगल डैम बना, तो भाखड़ा नंगल डैम से जो निकाली गई जो नहरें, उससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के खेतों की सिंचाई के लिए वो सब डैम बनाए गए। और आगे हम बात करेंगे, ये तो वह हिमालयन नदी में सिंधु के जो सहायक नदियाँ थे उनकी चर्चा हो गई। एक नदी आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी। और यहाँ पे आपको जब हम भारत का पॉलिटिकल मैप पढ़ा रहे थे तो उसमें अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बताए थे कि भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे इसको सांगपो या नदी कहा जाता है, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र को। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो इस नदी को हम दिबांग नदी कहते हैं, दिबांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत क्या है? चूँकि एक्सियल बेंड है यहाँ पे, जो हिमालय का पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है वहाँ एक्सियल बेंड होने के कारण ये नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, पर एक्सियल बेंड के कारण जो पूर्वी हिमालय के कारण ये नदी अपना अपवाह चेंज करती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के बनने से पहले ये बहती थी नदी, तो अरुणाचल प्रदेश से इसका अपवाह चेंज होकर ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। और कुछ ये नदी होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में अपना जल वितरित करती हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेग, तीस्ता, इस तरह की ये जो नदियां हैं इससे जुड़ती हैं बाएं और दाहिने साइड से ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो यहाँ पे एक नदी मिलती है, इससे आके जुड़ती है, वो तीस्ता होती है। जब तीस्ता नदी से जुड़ेगी ब्रह्मपुत्र नदी से तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में इसको जमुना ही कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और अब ये क्योंकि हिमालय जो नदियाँ थी वो हिमालय से और भी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें गंगा है, यमुना है। आइए उसके भी अपवाह प्रतिरूप को देखते हैं। गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और भागीरथी, जब 2 नदियाँ देवप्रयाग में आके, जो उत्तराखंड का एक प्लेस है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ जब आके जुड़ेंगी तो चूँकि ये नदियाँ आ रही हैं गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती हैं,
तो गंगोत्री नदी ग्लेशियर से निकलेंगी। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जुड़ेंगी तो ये नदी गंगा नदी कहलाएगी। और इसका जो प्रतिरूप होगा पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है और होते हुए उत्तराखंड में से होते हुए ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। मैदानी क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को बिहार और बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। जब गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी से जो आके जमुना कहला रही है यहाँ बांग्लादेश में, जब जमुना से जुड़ती है तो ये जमुना नाम पड़ता है और पद्मा नाम से ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में वितरित करती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी हमने बताया, लोहित, धियांग, इधर कामेक है, सुबनसिरी है, तीस्ता जुड़ रही है, ये सब सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के अपवाह प्रतिरूप को देखें, इसको मैं ऊपर वाला हिस्सा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है वो यमुना है। गंगा नदी जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वहाँ एक नदी आके इससे जुड़ती है। गंगा नदी से जुड़ेगी आपकी घाघरा, गोमती और वो सोन नदी दाहिने साइड से मिलेगी। कोसी है जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये सारी नदियाँ इसे जुड़ेंगी। यमुना नदी गंगा से जुड़ेगी क्योंकि यमुनोत्री से निकलते हुए ये दिल्ली से होते हुए और आगरा होते हुए, चूँकि आगरा भी यमुना नदी के किनारे है, आगरा से होते हुए ये नदियाँ बहते हुए इलाहाबाद में संगम का निर्माण करती हैं, गंगा और यमुना। और अविलुप्त जो है सरस्वती नदी का संगम बनता है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ, अर्धकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो गंगा यमुना की जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये नदी जुड़ कहाँ रही है, आके इलाहाबाद में अपना संगम बनाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जो ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, कौन से नगर स्थित हैं, यमुना के किनारे कौन से हैं। गंगा जैसे चलती है उत्तराखंड से होते हुए सहारनपुर में ये एंट्री करती है तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना भी लाया गया था, गंगा नदी जोड़ो परियोजना भी था, अलग जो भी इसकी सहायक नदी थी उनसे। गंगा एक्सप्रेस वे भी इस समय न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, यमुना एक्सप्रेस भी चर्चा में रहा है। तो सरकार नमामि गंगे योजना भी लाई है। ये सारी चीज़ें हैं। गंगा को स्वच्छता अभियान में भी जोड़ा गया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड की जो सरकार थी, वो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था, उसने गंगा और यमुना को 2 जीवित नदियों का दर्जा भी दिया। ये सारे करंट के इसके टॉपिक हैं। तो गंगा से जुड़ी और गोमती नदी गाजीपुर में आके गंगा से जुड़ती है। और सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से निकलेगी और सोन नदी आके जुड़ती है गंगा में, ये पटना के पास में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोन नदी गंगा से कहाँ पे जुड़ती है, तो पटना में जुड़ेगी। सोन नदी का जो प्रतिरूप है, कहाँ से वो नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। यमुना की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, यमुना की भी सहायक नदी हैं जिसमें चंबल, केन, बेतवा इसके दाहिने साइड से जुड़ने वाली सहायक नदियां हैं। चंबल, केन, बेतवा ये सब नदियां जुड़ती हैं यमुना से और ट्राइब्यूटरी बनाती हैं, प्रतिरूप बनाती हैं। और आगे जाके ये यमुना गंगा से जुड़ेगी इलाहाबाद में। सोन नदी जुड़ती है पटना गंगा से, ये भी इसकी सहायक नदी है। और आगे ये नदी जब ब्रह्मपुत्र से जुड़ेगी जमुना से होते हुए पद्मा, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बना रही है, तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा क्या होता है इसको समझिए। जब नदियाँ पहाड़ों से चलती हैं तो वहाँ से छोटे
जो पत्थर के कण हैं उनको अपने साथ बहाते हुए, जिसको मलबा कहते हैं, बहाते हुए चलेंगी, मैदानों से होते हुए चलेंगी, वहाँ से भी कुछ मलबा बहाते हुए चलेंगी, और सारी जो भी मलबा है, जो भी कण है, जो उसके पार्टिकल हैं, उसको समुद्र में जब ये नदी मिलने वाली होती है उससे पहले ये नदियाँ अपने सारे मलबों को वहाँ एकत्रित करती हैं, छोड़ती हैं और समुद्र में जाके गिर जाती हैं या मिल जाती हैं। उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ये जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का बड़ा डेल्टा माना जाता है, और सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसके कारण इसका सुंदरबन नाम पड़ा। आगे हम बात करते हैं हिमालयी नदियों में। हिमालयी नदियों में हमने बात किया था सिंधु की, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात किया था, ये हिमालयी नदियां हैं, और तीसरी सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन नदियों की हमने बात किया था। सतलज, यमुना, ये सब हिमालयी नदियां हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हिमालयी नदियों की चर्चा हुई, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, पंचदोआब की चर्चा हो गई। और जो ये नदियाँ अपने अफवाह प्रतिरूप में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को वितरित करती हैं, उनकी चर्चा हमने कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनकी बात हो गई। चेम्यांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो हिमालय से नदियाँ हैं उनकी बात थी। अब कुछ नदियाँ जो होती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से निकलेंगी। थोड़ा सा मैप और नीचे लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए आपको। ये बंगाल की खाड़ी है। जो एक नदी होती है, कुछ नदियां जो हैं, इन नदियों का जो क्रम है वो पश्चिम से पूरब की ही साइड क्यों है, इनको आप समझने की कोशिश करिए। जो पश्चिम का जो धरातल है उसमें उभार है, पूर्व की साइड की अपेक्षा इसमें उभार ज़्यादा है, और उसी तरह दक्षिण का जो है उभार वो उत्तर की साइड से दक्षिण का ज़्यादा है। इसलिए नदियों का जो बहने का जो क्रम है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो निकलेंगी उसमें है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये हुआ आपकी गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी जो घाट है वहाँ से निकलेंगी, पश्चिमी पहाड़ियों से। ये नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं और अपना जो डेल्टा के निर्माण कर रही हैं, जो जलप्रपात बना रही है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बना रही हैं। ये गोदावरी नदी, महानदी, महानदी कुछ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये उड़ीसा के पास में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल वितरित कर रही है, महानदी। और पेन्नार नदी जो है अरब सागर में गिर रही है, ये पेन्नार नदी है जो केरल में बहती है, पेन्नार नदी। और भी कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती नदियां हुई, सॉरी पेन्नार नहीं पेरियार है, पेरियार नदी केरल साइड में बह रही है और ये अपना जल जो है अरब सागर में गिरा रही है या अरब सागर में गिरती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से ही, ये अमरकंटक की अगर हम पहाड़ी मानते हैं तो यहाँ से एक नदी निकली सोन, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, ये नदियाँ हैं। नर्मदा, ताप्ती या तापी जिसको कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों की खासियत क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है
तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं ये अपभ्रंश से बहती हैं। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है कि दो स्थलखंडों के बीच का जो भाग धंस जाता है और वहाँ से जब नदी का प्रवाह होता है तो उसको अपभ्रंश बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपभ्रंश से बहती हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो डेल्टा है इसका अपवाह प्रतिरूप भी बहुत बड़ा है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा कहते हैं इसको, गोदावरी नदी को। एक विवाद है कावेरी नदी का, उसकी भी चर्चा ये कर लिया जाता है। कावेरी नदी जल विवाद ये क्या चीज़ है? कावेरी नदी जल विवाद, पहला तो कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच है। तो तमिलनाडु अगर ऑप्शन में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अगर केरल ऑप्शन में ना हो तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद है, और ऑप्शन में अगर हो केरल तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में भी ये विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद। चूँकि ये विवाद इसलिए है कि नदी का जो अफवाह है वो अपने अपने क्षेत्रों की तरफ से होता है। जिन राज्यों में इसका ज़्यादा अफवाह होता है वहाँ लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं कि इससे हमारी सिंचाई पे प्रभाव पड़ रहा है, कोई डैम बन जा रहा है, कहीं से नदी का रोका जा रहा है तो उससे उनकी सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है। तो अक्सर तमिलनाडु, कर्नाटक से ये विवाद बना रहता है। और केरल भी इसमें, चूँकि ये नदी कावेरी केरल से भी होकर बहती है तो इसलिए उसकी सीमा से, तो इसलिए तीनों राज्यों में ये विवाद बना रहता है। और इससे कावेरी नदी जो एक बनाया गया था कि कावेरी नदी जल विवाद एक प्राधिकरण बनाया गया था, वो कावेरी नदी के जल को ही किन किन राज्यों को कितना कितना परसेंटेज मिलेगा वो था, उसको डिसाइड किया गया था। महानदी के पास में, चूँकि महानदी उड़ीसा में बह रही है और यहाँ पे एक झील पाया जाता है जो काफ़ी प्रमुख है, चिल्का झील। और कृष्णा के जो पास में एक झील है उसका भी बहुत प्रमुख उसका नाम है जिसको हम पुलिकट झील कहते हैं, पुलिकट झील। ये दोनों झील काफ़ी फेमस हैं पूर्व साइड में, चिल्का झील और पुलिकट झील, जहाँ पे कृष्णा नदी जो है और कावेरी नदियाँ बह रही हैं। तो कावेरी नदी पे एक जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। कभी कभी जो क्वेश्चन में आता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो वो है आपका कावेरी नदी पे। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थी उसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से निकल रही हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम से पूरब होते हुए ये नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियाँ हैं अपवाद स्वरूप हैं क्योंकि अपभ्रंश से बहती हैं क्या, और ये नदी पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती हैं ये नदियाँ। तो हिमालय नदी की चर्चा हो गई आपसे, प्रायद्वीपीय नदियों की भी चर्चा आपसे हो गई है। आइए कुछ इससे जो संबंधित वर्ड कभी कभी आते हैं उनकी चर्चा कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसको आप पढ़ने के बाद, वीडियो को एक दो बार देखने के बाद मैप लेके आप बैठिए, उसको उस जगह को देखिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उस जगह पे उसको डिनोट करिए, नोट करिए, अपने से उसको बनाइए, अपने से बनाइए और ये जगहों को देखिए तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। कुछ नदियों के प्रतिरूप की बात होती है कि कौन कौन से नदियाँ, अक्सर पूछा जाता है कि गंगा पूर्ववर्ती है, अपवर्ती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में आपके, तो उनको भी आइए हम लोग देखते हैं। एक नदी है, एक प्रतिरूप है पूर्ववर्ती
नदी प्रतिरूप। पूर्ववर्ती प्रतिरूप, पूर्ववर्ती प्रतिरूप क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिमालय के बनने से पहले जो नदियाँ बहती थी उनको ही पूर्ववर्ती प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये नदी पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, क्योंकि ये हिमालय के बनने से, ये हिमालय के निर्माण के क्रम में उससे पहले ये नदियाँ यहाँ बहती थी। एक प्रतिरूप की और चर्चा करते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियाँ ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुवर्ती नदियाँ, अभी हमने मैप में आपको दिखाया था कि पश्चिम से पूर्व साइड की नदी की तरफ बहती हैं, और कुछ नदी जो होती है हिमालय से निकलती है, वो भी बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम से होते हुए और पूर्व साइड में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो सामान्य ढाल की दिशा में जो नदी बहेगी, जिस तरह उसका ढलान होगा, अगर उस साइड में बहेगी तो उसको हम अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। आगे एक है अरीय प्रतिरूप। अक्सर आप लोग सुने होंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है कि अरीय प्रतिरूप में कौन सी नदियां हैं। तो अरीय प्रतिरूप क्या होता है कि किसी एक बिंदु से, या कह सकते हैं किसी एक जगह से जब नदी चारों तरफ बहती है तो उसी को हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे जैसे अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्तर साइड में जो बहती नदी वो सोन, पूर्व साइड में महानदी, और पश्चिम साइड में जो नदी बहती है उसमें नर्मदा, तापी या ताप्ती। तो देख रहे हैं आप, एक निश्चित बिंदु से या एक बिंदु से नदी का जो प्रवाह है वो सभी दिशा में हो रहा है, तो इसी प्रतिरूप को कहते हैं क्या, अरीय प्रतिरूप। चौथा पॉइंट लेते हैं प्रतिरूप में ही, जिसमें पूर्ववर्ती प्रतिरूप हमने क्या बताया था आपसे, रिवीजन कर देख लेते हैं कि पूर्ववर्ती प्रतिरूप हिमालय के बनने से पहले जो नदी बहती थी उसको हम पूर्ववर्ती प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये सब नदियां हैं। अनुवर्ती नदी कौन है, जो सामान्य ढाल की दिशा में जो नदियां बहती हैं उनको हम अनुवर्ती नदियां कहते हैं, जिसमें आपका गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो नदियां हैं वो अनुवर्ती नदियां हैं। अरीय प्रतिरूप की चर्चा में जो एक निश्चित बिंदु से नदियों का जो प्रवाह है वो चारों दिशा में अगर होगा तो उसको हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं। एक होती है दुमाकृतिक प्रतिरूप। दुमाकृतिक प्रतिरूप ये क्या होता है, दुमाकृतिक प्रतिरूप में वृक्ष के आकार से एक मुख्य नदी होगी और बहुत सारी सहायक नदियां उसे आके, एक मुख्य नदी होगी और उससे बहुत सारी नदियां एक वृक्ष की तरह आके उससे जुड़ेंगी, इसी को हम कहते हैं दुमाकृतिक प्रतिरूप। तो पूर्ववर्ती प्रतिरूप, अनिवर्ती, अरीय प्रतिरूप, दुमाकृतिक प्रतिरूप और जाली नुमा जो प्रतिरूप है, जाली नुमा प्रतिरूप, जाली नुमा प्रतिरूप। जाली नुमा प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होगी और जो सहायक नदियां हैं उससे आके समकोण पे जुड़ती हैं, समकोण से जुड़ती हुई हैं, एक जाल के रूप का जैसा निर्माण करती हैं, तो उसी को हम कहते हैं जाली नुमा प्रतिरूप। तो आपने देखा क्या, पूर्ववर्ती प्रतिरूप, अनुवर्ती, अरीय प्रतिरूप, दुमाकृतिक प्रतिरूप, जाली नुमा प्रतिरूप। अक्सर एग्जाम में पूछा गया, जैसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस में ही, अरीय प्रतिरूप क्या है, तो वो एक निश्चित बिंदु से जो निकल रही नदियाँ वो हैं। दुमाकृतिक प्रतिरूप में हमने बताया कि वृक्ष के आकार की तरह से एक मुख्य नदी और सहायक नदियाँ उससे आके जुड़ती हैं, तो उसी को हम दुमाकृतिक प्रतिरूप कहते हैं। जाली नुमा प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होगी और सहायक नदी उससे समकोण पर आकर जुड़ेंगी, तो उसे एक जाली नुमा आकार बनाएंगे, उसी को हम जाली नुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने चर्चा किया आपसे, वो कुछ प्रमुख नदियों की बात की, जिसमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी उनकी चर्चा हो गई,
प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलने वाली नदियाँ थी उनकी हो गई। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी थी हमने बताया आपसे, रिवीजन करके देख लिए। सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है। उसके बाद हमने चर्चा की आपसे सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ सिंधु नदी को लेकर, और उसकी जो सहायक नदी है तो उनको लेकर चर्चा हुआ। पंचदोआब की बात हमने किया कि पांचों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम पंचदोआब कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र की नदियों की बात की कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं, और उसके बाद उसका एक जो एक्सियल बेंड होता है वहाँ से ये नदी होते हुए हिमालय की जो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए असम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और उसकी कुछ सहायक नदी जो उससे जुड़ती हैं, और जमुना और पद्मा के नाम से ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, उसकी चर्चा हमने किया। उसके बाद गंगा की बात किया, गंगा की जो नदियाँ हैं, गंगा का जो प्रतिरूप है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात हमने किया। गंगा यमुना उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा जो अपना डेल्टा बना रही है वो सुंदरबन जो बंगाल की खाड़ी के पास में अपना डेल्टा बना रही है। उसके बाद यमुना जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी थी, जिसमें केन, बेतवा उसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही हैं, और ये नदी होते हुए आके आपकी बंगाल की खाड़ी में क्या नाम है, इलाहाबाद में गंगा से मिलती हैं, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में नदी अपना जल वितरित करती हैं। आगे प्रायद्वीपीय नदियों में हमने चर्चा किया था आपसे। प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी जो केरल में पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। नर्मदा और तप्ती ये पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी कहते क्या हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं एस्चुरी को। और चूँकि इनका अपवाह तंत्र जो होता है नर्मदा और ताप्ती का, इनका अपवाह तंत्र बहुत ही सीमित है, कम रेंज में ये बहती हैं। और गोदावरी को हमने बताया क्या, गोदावरी बूढ़ी गंगा जिसको बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी को। प्रतिरूप में हमने बात किया पूर्ववर्ती प्रतिरूप, अनुवर्ती, हरी प्रतिरूप, धूमाकृतिक और जालीनुमा प्रतिरूप। जिसमें पूर्ववर्ती प्रतिरूप जो हिमालय से बनने से पहले जो बहती थी नदियाँ उनको बात हो गई। अनुवर्ती की हरी प्रतिरूप एक निश्चित बिंदु से जो चारों तरफ नदियाँ बहेंगी। धूमाकृतिक प्रतिरूप जो वृक्ष के आकार से जो नदियाँ और सहायक नदियों से जुड़ के बहेंगी। जालीनुमा प्रतिरूप में मुख्य नदी से सहायक नदियाँ संपूर्ण पर जुड़ती हैं। तो इनकी सारी चर्चा हो गई। तो दोस्तों नदियों की बात तो आज हो गई आपसे कि नदी के ढाल की तरह है, उसमें जो बनने वाले परियोजनाएं हैं, जो नदी विवाद थे, कावेरी नदी विवाद, सिंधु जल विवाद, इनकी चर्चा आज हमने कर लिया। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना अपने न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं। और हम इस क्लास को अब विराम देते हैं, और अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें हम इसी क्रम को जोड़ते हुए और आगे इसको किस तरह से इस नदी को या जो भी पढ़ाते हैं हम पिछले में उसको आप बेस के और आगे की चीज़ों को कैसे कनेक्ट करेंगे वो जोड़ते चलिए। तो दोस्तों बने रहिए आप ऐसे ही अपने वीडियो पे, इस पे चैनल पे, प्रेप एकेडमी पे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।